नमस्कार, क्लासिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आपने समझा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड। अगर मौखिक रूप से पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर उस ध्वनि को लिखा जाए तो वो वर्ड कहलाते हैं और वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और संवैधानिक प्रावधान हिंदी को राजभाषा का या राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त है, ये सब बातें पढ़ी थी आपने। और उसके अलावा आपने स्वर पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। और व्यंजन में सबसे पहले ये देखेंगे व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। व्यंजन, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। और 33 में कौन कौन से आते हैं, तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या है 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और इनकी संख्या है 4, या रलव। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है। तो 25, 4, 29 और 4, 33। तो मूल व्यंजनों में ये 33 वर्ड आते हैं। स्पर्श व्यंजन को पहले आप समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन की जो कुल संख्या की अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन में कुल कितनी संख्या होती है, तो स्पर्श व्यंजन में कुल 25 वर्ड होते हैं। लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा ये अलग से होते हैं, ये इनमें स्पर्श व्यंजन में गिनती नहीं की जाती है। लेकिन स्पर्श व्यंजन के ही वो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 27 नहीं बतानी है आपको, कितने 25 ही बतानी है। तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो का से लेकर मा तक इनकी संख्या 25 है। कौन कौन से हैं, का, ख, ग, घ, ङ, पा वर्ग। अब इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अघोष वर्ड है, कौन सा सघोष वर्ड है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो सघोष और अघोष वर्ड क्या होते हैं, पहले उसे आप समझ लेते हैं। जिन्हें बोलते समय घोषणा अधिक होती है, यानी कि गले में कंपन अधिक होता है, तो उन्हें सघोष वर्ड बोला जाता है, यानी घोषणा के साथ बोले जाते हैं। हमारी स्वर तंत्रियाँ जिसमें ज़्यादा कंपन करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सघोष वर्ड। स्वर तंत्रियाँ का मतलब है कंठ में अधिक कंपन होता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं इसे। तो सबसे पहले घोष, अघोष, घोष या सघोष, घोष वर्ड या इसी को हम बोलते हैं सघोष वर्ड भी बोला जाता है। घोषणा के सहित जो बोले जाते हैं उन्हें सघोष बोलते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण वर्ड, तो ये आपने समझ लिया। जो वर्ड जिन्हें बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ कम कंपन करती हैं उन्हें अघोष बोलते हैं, और जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियाँ अधिक कंपन करती हैं तो उन्हें सघोष वर्ड बोला जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब ये है, प्राण का मतलब यहाँ पे प्राणवायु से है। प्राणवायु जिन्हें बोलते समय मुख से अधिक हवा निकलती है तो उन्हें महाप्राण वर्ड बोला जाता है। और जिन्हें बोलते समय मुख से कम हवा निकलती है तो उन्हें अल्प प्राण, अल्प मात्रा में अगर हवा निकलती है तो उन्हें अल्प प्राण बोला जाता है। अब समझ लेते हैं कि इनमें से कौन से सघोष, अघोष या अल्प प्राण या महाप्राण हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो याद रखने के लिए देख लेते हैं, जो अघोष वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वर्णमाला की बात करें हिंदी वर्णमाला में तो वर्णमाला आ से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो ये आ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे संख्या भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2। तो इसमें अघोष में 1 और 2, एक वाला पूरा कॉलम और दूसरा वाला पूरा ये कॉलम, ये पहले और दूसरे इन पूरे को क्या कहा जाता है, अघोष वर्ण। इसके अलावा बचे हुए सघोष होंगे। सघोष में कौन कौन से आते हैं, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ से लेकर ये
ये सघोष में आते हैं। अल्प प्राण में कौन से आते हैं? तो अल्प प्राण ये आ से स्टार्ट हो रहा है, याद रखने के लिए ऐसे आप याद रखेंगे, ये आ से स्टार्ट हो रहा है तो गिनती में भी हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे इसमें ये ल दिख रहा है ना ऐसा, तो ये कैसा है? 3 जैसा है, 3 जैसा है ना, 3 जैसा ऐसे घुमा है। तो ऐसे मान लो 1 के बाद यहाँ पे 3 फिर 1 छोड़ के 5, तो 1 3 5 ये अल्प प्राण में आते हैं। बाकी जो बचे 2 और 4, 2 दूसरे नंबर का पूरा और चौथे नंबर का ये पूरा किस में आते हैं? महाप्राण में, ये सारे वर्ड। अब इतने ही नहीं, इसके अलावा स्वर को अगर पूछ लिया जाए तो स्वर किस में आते हैं? स्वर सघोष है या अघोष? पहले इसकी बात करते हैं। तो सभी जो स्वर है ना, सभी स्वर कैसे हैं? सघोष हैं। सभी 11 स्वर हैं, सघोष हैं। तो 7 से याद रख लेंगे, सघोष हैं सभी स्वर, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन से और आते हैं? अघोष में जो सभी सकार हैं, स और स, जो सकार व्यंजन है, सकार वर्ड है, स, ये अघोष में आते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इसके अलावा और कौन से आते हैं, तो एक वर्ड और है फ। ये जो नुक्ता लगा होता है, ये अरबी भाषा का वर्ड है, उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं या आगत व्यंजन इन्हें बोला जाता है। तो ये इसमें आते हैं। तो सघोष में 3 4 5 सभी स्वर आ गए। इसके अलावा इसमें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में या, र, ला, व और ध्यान देंगे हा भी इसी में आता है, ठीक है। इसके अलावा 2 उत्क्षिप्त व्यंजन ज और ड और ढ, ये क्या होते हैं समझेंगे पहले। इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन, इनमें और इसमें क्या अंतर है? उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें बोलते समय जीव झटके के साथ, इन्हें ताड़न जात भी बोला जाता है, यानी कि झटके के साथ में जब जीव गिरती है, जैसे अड्डा, पहाड़ी, अभी समझेंगे इस बात को। तो इसमें कौन कौन से आ गए? 3 4 5 सभी स्वर आ गए, या, र, ल, व ये आ गए और हा। इसके अलावा इसमें जा जो है जा, ये भी किस में आता है? सघोष में, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं। अगर स्वर की बात करें, स्वर किस में आता है? अल्प प्राण या महाप्राण, इसके आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण में। तो ऐसे आप याद कर लो कि सभी जो स्वर हैं वो स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में। अल्प प्राण में सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। इसके अलावा जो सकार वाले जो वर्ड हैं यहाँ पे अघोष में आ रहे हैं, तो इसमें किस में आएंगे? महाप्राण में। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। सभी स्वर किस में आ रहे हैं? सभी स्वर महाप्राण में, ठीक है। और सभी स्वर अल्प प्राण में और सभी सकार जो वर्ड हैं वो महाप्राण में आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसे हम साफ करते रहें। तब इसके अलावा ये कॉलम आते थे और स्वर आता है। इसके अलावा ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? अल्प प्राण में। तो सभी अंतस्थ व्यंजन या र ल व अंतस्थ व्यंजन ही हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये भी किस में आते हैं? अल्प प्राण में, ठीक है। लेते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जिन्हें बोलते समय अंदर से ध्वनि उत्पन्न होती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या है 4, या, र, ला और व।
अंतस्थ व्यंजन में जो पहला वर्ड है या और अंतिम वर्ड हुआ, इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है, और या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा रा को लुंठित स्वर, लुंठित व्यंजन बोला जाता है। लुंठित व्यंजन, लुंठित का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्हें बोलते समय, रा को बोलते समय हमारी जीभ अधिक कपकपी थरथराट करते हुए बोली जाती है रा को। तो जीभ में अधिक क्या होती है, कपकपी, या क्या होती है, थरथराट, जब इन्हें बोलते हैं र बोल लेंगे ऐसे करके, तो अधिक कपकपी या थरथराट होती है। और ला को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक का मतलब ये है, ऐसे बोलते समय हमारी जो जीभ के बगल से हवा निकलती है। ला को जब बोलते हैं तो इधर उधर से हवा निकलती है जीभ की साइड से, तो इसमें जो हवा है वो जीभ की बगल से या जीभ की साइड से निकलती है। ठीक है, हिंदी में अंग्रेजी लिख दी। तो ये बात समझ में आ गई। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला व, या और वा को अर्धस्वर बोला जाता है, और रा को लुंठित स्वर, क्योंकि इन्हें बोलते समय जीभ में अधिक थरथराट या कपकपी पैदा होती है। और ला को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि इसे बोलते समय हवा हमारी जीभ की बगल से निकलती है, साइड से निकलती है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के बाद में, ये इनकी संख्या 4 हो गई। अंतस्थ व्यंजन के बाद में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म का मतलब है हीट। ठीक है, हीट पैदा होती है, यानी कि मुख से, इन्हें बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। कौन कौन से हैं? सा, सा और हा। ठीक है, सा, इन्हें सकार व्यंजन भी बोला जाता है, सकार वर्ण, क्योंकि सा से प्रारंभ होते हैं सकार वर्ण। तो इनकी संख्या हो गई 4। इसके अलावा आगे आप समझेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? क्षेत्र, ज्ञा और स्त्री। क्षेत्र, ज्ञा और स्त्री, ये संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है? ये 2 वर्णों के संयुक्त होकर ये बने होते हैं। 2 वर्णों के संयुक्त होकर बने होते हैं। कौन कौन से? जैसे छा को ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, छा किन 2 वर्णों के संयोग से बना है? तो का और सा, षटकोण वाला सा, ये ध्यान देना है। ऐसे मान लो छा को कैसे लिखेंगे? KSHA, तो ध्यान देना यहाँ ये वाला सा नहीं है, षटकोण वाला सा है। ठीक है, के से तो क हो गया। अब त्र जब लिखेंगे अंग्रेजी में तो TRA, तो यहाँ टी से है त और इससे है रा से र। ज्ञा को जब लिखते हैं तो ज और इया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ज्ञा है, ज्ञा G/A, ये नहीं लिखा जाता, सही उच्चारण इसका ये है, हालांकि ये सामान्यतः ये लिखा ही जाता है। ज्ञानपीठ, जब आप सर्च करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिए जाते हैं ना हिंदी के क्षेत्र में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे लिखा जाता है अंग्रेजी में? JNAN, इस तरह का। तो JN का मतलब ज और इया के संयोग से ये ज्ञा बना है। स्त्री जब लिखते हैं तो SHRI, तो SH का मतलब है स और इसमें र। ठीक है, तो ये आपने समझ लिए। इनके बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्हें कभी स्वर रहित नहीं लिखा जाता है। स्वर रहित नहीं लिखा जाता है, अर्थात इनके नीचे कभी हलंत का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे नहीं लिखा जाता है इन्हें।
जैसे ये लिख दिया है अड़ा, और इसके नीचे ऐसे हलंत लगा देंगे तो स्वर रहित इसे नहीं लिखा जाता है। और दूसरी बात, कोई भी जब शब्द लिखा जाता है तो उस शब्द के प्रारंभ में ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन नहीं आ सकते हैं। तो शब्द के प्रारंभ में भी इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ ली। द्विगुण व्यंजन को स्वर रहित नहीं लिखा जाता है और न ही इन्हें शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, इन्हें मध्य में या आखिरी में किसी भी शब्द के लिखा जा सकता है। जैसे अगर पहाड़ या पहाड़ी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे मान लो ढक्कन है तो ये गलत लिखा है। शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए बात को? जैसे लिखे डमरू तो ऐसे ये गलत लिखा है, शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। तो इनके बारे में इतनी आप याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं कि उच्चारण ध्वनि के आधार पर, जैसे इनका उच्चारण स्थान के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन से वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, कौन से हैं तालब या मूर्धन्य, किसका उच्चारण स्थान है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्डों का उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, तो वर्णों का उच्चारण स्थान, सबसे पहले हम स्पष्ट व्यंजन को लिख लेते हैं। अब अगर जैसे उच्चारण स्थान की हम बात करेंगे तो जब भी किसी बात को हम बोलेंगे तो किसी शब्द को बोलेंगे तो वो विचार सबसे पहले कहाँ हमारे हृदय में आएंगे। हृदय में विचार यहाँ पे आए, ऐसे आप याद करने के लिए हम बता रहे हैं। हृदय में विचार आए, जब विचार आप किसी शब्द को बोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या मिलेगा? कंठ। सबसे पहले यहाँ कंठ रहेगा। तो सबसे पहले कहाँ? कंठ से बोलेंगे। याद रखने के लिए ऐसे कर लेते हैं, कंठ। उसके बाद में जो जीभ के ऊपर का जो भाग है, जो जीभ के ऊपर का जो कठोर भाग है उसे मूर्धन्य बोला जाता है। और जीभ जहाँ आगे स्पर्श करती है, यानी कि दांत के ऊपर का भाग मसूड़ा, इसी को क्या बोला जाता है? जीभ के जो ऊपरी वाले कठोर भाग को तालव्य बोला जाता है या तलवा बोलते हैं इसे। और जीभ के जहाँ जीभ स्पर्श करती है, दांत के ऊपर के भाग को मूर्धन्य या मसूड़ा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो है इसे कहते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं? तालव्य। और आगे है ये मूर्धन्य। इसे नंबर हम 3 डाल देते हैं, मूर्धन्य या मसूड़े। फिर उसके बाद में आगे क्या मिलेंगे? दंत। और लास्ट में क्या है? ओष्ठ, 5वें नंबर पर। ये नंबर हमने किस लिए डाले हैं अभी पता चलेगा। तो ऐसे याद कर लो, किसी भी अगर कोई बात अब बोलेंगे तो अंदर से बाहर को निकलते हुए क्रम में आपको ध्यान रखना। सबसे पहले कंठ, उसके बाद में जीभ के ऊपर में तालव्य, और जीभ जहाँ आगे स्पर्श करती है दांत के ऊपरी वाले भाग को मूर्धन्य बोला जाता है। और उसके बाद फिर आगे मिलेंगे दंत और फिर लास्ट में ओष्ठ। तो अब इसी क्रम से हम इन्हें याद कर लेते हैं। सबसे पहले कंठ मिलेगा, तो का जो वर्ग है वो किससे संबंधित है? कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। फिर उसके बाद में आगे क्या मिल रहा है? तालव्य। तालव्य। फिर उसके बाद में मूर्धन्य, मूर्धन्य, और फिर दंत, और फिर है ओष्ठ। तो ऐसे आप याद कर लेंगे क्रम से, क च ट त प, ये क्रम याद रखेंगे। तो सबसे पहले कंठ मिलेगा, उसके बाद में तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य, और फिर बाहर को निकलते हुए क्रम में फिर दंत, और लास्ट में
ओष्ठ। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, का से कंठ, चा से मान लो चम्मच से किसी बच्चे को अगर मान लो शहद खिलाया जाए, है, तो वो कहाँ से चम्मच से कहाँ लगा देते हैं, तलवा पर, ऊपर तालब पर लगा देते हैं। तो ठीक है, अब इसके अलावा ऐसे और भी पूछे जाते हैं। अगर ये पूछ लिए जाएं कि स्वर, इसे हम साफ कर दे रहे हैं, अगर ऐसे पूछ लिए जाएं कि जो स्वर है वो किस में आते हैं, स्वर, तो ये क्रम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्वर किस में आते हैं, देखो आ और आ, इसे ऐसे याद करेंगे, थोड़ा सा क्रम लिखने के हिसाब से देखेंगे। आ, उसके बाद में ई और फिर रे। तो शुरुआत में हमने लिख लिए आ, ई फिर रे, और एक छोड़ के यहाँ पर ओ है, ओ से ओष्ठ है, ओ यहाँ ओष्ठ लिखा है, तो यहाँ से हम ओ उ। ठीक है, इतना लिख गया। तो स्वर इस आ, ई, रे और उ से। इसके अलावा इसमें और कौन सा आता है, हा और विसर्ग। ठीक है, कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, आ, हा और विसर्ग। हा को हालांकि और दूसरी जगह भी रखा गया है, उसकी उच्चारण ध्यान, अलिजीवा भी बोला जाता है, या स्वरतंत्र। स्वरतंत्र का तो मतलब कंठ ही होता है। ठीक है, ई, इसके अलावा या, र, ल, क्रम देखो आप याद रखने में कैसे सहायता करेगा, या, र, ल, वा। अब वा नहीं लिखेंगे, इसमें तीन तीन का समूह ले रहे हैं। इसके बाद स और स, और हा तो ऊपर लिख ही लिया है। तो उस व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में अभी उआ बचा है। उआ का उच्चारण स्थान क्या, वो अभी बाद में देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, का, चा, ट, त, प, इन पांचों वर्गों को कैसे हम क्रम से याद रखेंगे, अंदर से बाहर की। का से कंठ, फिर उसके ऊपर जाएंगे हम क्या, तब मिलेगा तालब, फिर मूर्धन्य, और फिर ओष्ठ, वो दंत, फिर ओष्ठ लास्ट में। ये क्रम रखेंगे। आ को ऐसे याद कर लेंगे, आ, ई और रे, ये क्रम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब क्या बचा है स्वर में, ए, ऐ। देखो इसका उच्चारण स्थान क्या है। अच्छा, ये ए, ऐ, ये क्या आपने स्वर में पढ़े हैं, संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर हैं, यानी कि संधि स्वर किसके मिलने से बने हैं। तो आ के बाद में अगर उ या फिर बड़ा आ या छोटा आ, इसके बाद में अगर उ आ जाए तो क्या बन जाता है, सॉरी, आ के बाद में ए और छोटी या बड़ी आए तो क्या बन जाती है, ए। ठीक है, तो ये देखो आ किस में आ रहा है, कंठ में। आ किस में आ रहा है, कंठ में। ई किस में आ रही है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालब है। तो दोनों को आप मिला के क्या बना है, ये ए बना है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आप लिख देंगे कंठ तालब। तो ए, ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालब। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या बचा है स्वर में, ओ, औ। अब ओ, औ किससे बना है, आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो कंठ ओष्ठ, इसका क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ठीक है, कंठ ओष्ठ ओ का। अब आगे है अंतस्थ व्यंजन में बचा था उआ। उआ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऐसे भी आप याद कर लेंगे, कंठ तालब पहला दूसरा, उसके बाद कंठ ओष्ठ पहला और आखिर कंठ ओष्ठ। ठीक है, अब उआ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ
और दंत। कंठ दंत, वा का उच्चारण स्थान है कंठ दंत। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अंतस्थ व्यंजन में क्या बचा है? अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और बचा है वा। तो वा का उच्चारण स्थान क्या है वो समझ लेते हैं। तो वा का उच्चारण स्थान है दंत, इसे थोड़ा सा याद ही रख लेंगे, दंत ओष्ठ। चाहे कैसे भी आप याद कर लेना इसे, दंत ओष्ठ। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ। इसके अलावा मैंने बताया कि हा को एक अलग जगह भी रखा गया है। हा का उच्चारण स्थान अलीजीवा। हा बोलते हैं तो अलीजीवा, जीभ थोड़ी सी हिलती है, अलीजीवा या स्वर तंत्र। स्वर तंत्र का तो मतलब कंठी हो गया। तो इस तरह से वर्णों का उच्चारण स्थान आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वर्ग स्पर्श व्यंजन का च ट त प 5 वर्ग 1 2 3 4 5 क्रम से याद रखना है। ये कंठ अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए, सबसे जरूरी है ये ध्यान रखना कंठ, उसके बाद तालव्य आएगा, मूर्धन्य और दंत ओष्ठ। ठीक है, स्वर को कैसे याद किया था? सबसे पहले आ को लिखा, ई को लिखा, फिर रि को लिखा, उसके बाद में ओष्ठ में उ को लिखा। ठीक है, इस तरह का अंतस्थ व्यंजन लिखे, फिर उस व्यंजन लिखा। तो अब मान लो जैसे मूर्धन्य यानी कि बहुत ही मूर्धन्य, कोई विद्वान है, मूर्धन्य ऋषि। मूर्धन्य क्या है? ऋषि। ठीक है, और दंतोष्ठ को आप आराम से याद कर ही लेंगे। इसे हमने बता दिया। ये ए कैसे बना, आ के बाद में ई आए, आ किससे आता है? कंठ से। ई किससे आती है? तालव्य, तो कंठ तालव्य से हो गया। इस तरह से पूरा ये हो गया। ठीक है, तो वर्णों को उच्चारण के स्थान इस तरह से आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कन्फ्यूजन अब ये हो रहा है कि कन्फ्यूजन इस बात का है कि वर्णों की संख्या फिर कितनी है, क्योंकि 11 स्वर हो गए और 33 व्यंजन बोल दिए हैं, तो कुल कितने वर्ण हैं? तो समझ लो एक बार, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, इसके बाद मूल व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 और उस व्यंजन की 4। थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं। तो स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो इनकी संख्या 25 बतानी है। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए, अंतस्थ व्यंजन या र ल व व, तो इनकी संख्या है 4। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या है 4। सा 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 हा बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। तो ये कितने हो गए? 25 29 और 4 33 और 11 44। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण हैं, तो मूल वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी है? 44। ठीक है, अब इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन जो कि अड़ा और ढा, तो इनकी संख्या कितनी है? 2। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञा और श्री, इनकी संख्या भी कितनी है? 4। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अयोगवा। यहाँ पे समझ लेते हैं। अयोगवा इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से होते हैं? अंग, अंग है। ठीक है,
जो पहले वाले को जो बोला जाता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार को क्या बोला जाता है? विसर्ग। ध्यान ये देना है, आ का मतलब तो होता है नहीं, योग का मतलब जोड़, और वा का मतलब बहन, या किसी के साथ जोड़ न करे, किसी के साथ योग न करें, तो ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे स्वर या व्यंजन के साथ जो योग नहीं करते हैं अयोगवा कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या हो गई 2। अब देखो कितने हो गए? 44 और 2 46 और 4 50 और 2 52। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। अब इसके बाद आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन या आगत वर्ण, ये कौन कौन से होते हैं? ख, ज, फ और ग। 52 और 4 इन्हें जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 56। अगर पूछा जाए मानक हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, मानक हिंदी में कुल वर्णों या मानक वर्णों की संख्या, स्टैंडर्ड वर्णों की संख्या कितनी है? तो 46 है। तो पूरी वर्णमाला आपने पढ़ ली। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अयोगवा, ठीक है, उनकी कुल संख्या कितनी होती है? अगर पूरी वर्णमाला का आपको PDF चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और उसका हम लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हाँ, हिंदी वर्णमाला में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं? द्वित्व वर्ण, वो भी समझ लेते हैं। द्वित्व वर्ण, ठीक है, जैसे कहीं लिखा है दिल्ली, दिल्ली या बिल्ली, बच्चा, तो दिल्ली, बिल्ली, बच्चा, तो इस तरह का जो लिखे होते हैं जिसमें एक तो वर्ण पूरा होता है और उसका एक आधा वर्ण उसके साथ में जुड़ा होता है। एक वर्ण पूरा होता है और उसी का आधा वर्ण जुड़ा होता है, तो ऐसे शब्दों को द्वित्व शब्द बोला जाता है। ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? द्वित्व शब्द। तो ऐसे ऑप्शन में दे देता, पूछता है कभी कि इनमें से द्वित्व कौन से हैं। अब कन्फ्यूजन वहाँ पे ये होता है, जैसे अगर कहीं लिखा है, मान लो ये लिखा है सुल्तान, तो सुल्तान, इसमें एक तो वर्ण पूरा लेकिन एक आधा है, लेकिन सेम नहीं है, जो पूरा वर्ण है उसी जैसा, उसी का आधा वर्ण नहीं है, तो ये द्वित्व शब्द नहीं है। द्वित्व शब्द में क्या होता है? एक ही वर्ण एक पूरा होता है और उसी के साथ में वो वर्ण आधा जुड़ा होता है। समझ गए होंगे इतनी बात। इसके अलावा शब्द विश्लेषण से अगर क्वेश्चन पूछ लें, शब्द विश्लेषण क्या होता है? उसका खंडन करना। जैसे अगर कहीं लिखा है पृथ्वी, है पृथ्वी, तो शब्द विश्लेषण में ऐसे करके पा हलंत, उसके बाद में रे, फिर है था हलंत, व और ई। ठीक है, तो पा है, पा के बाद में क्या लगा है? रे। उसके बाद था आधा है तो था के हलंत लगा देंगे। फिर उआ है, उआ जो है ऐसे लिखेंगे ना। अब मान लो ये उआ लिखा है तो ये क्या है? पूरा वर्ड है। अगर इसे स्वर रहित हम लिख दें, वा हलंत और आ लिख दें अलग, तो ये क्या है? व्यंजन। ये व्यंजन है और ये वर्ड है जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, व्यंजन को बिना किसी स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते हैं आप। तो ऐसे अगर कहीं लिखा है वी है तो वा और ई की मात्रा अलग है। जब ये स्वर अलग हो गया तो ये क्या है? व्यंजन है हुआ। तो ऐसे वर्ड विश्लेषण में पूछ लेता है कि इनमें से किस में रे स्वर जुड़ा है, रे स्वर जुड़ा है ऐसे। तो ऐसे जो पीछे को जैसे घुमा हुआ होता है वो किसके होता है? रे, रे स्वर उसके साथ जुड़ा होता है। अब मान लो ये है शंकर, शंकर लिखा है, या लिखा है अस्पृश्य। ठीक है, तो देखो
संकर लिखा है तो क्या कैसे लिखेंगे, स, उसके बाद में हलंत, और का से पहले अगर आया है तो यहाँ पे जो अनुस्वार है वो अनुस्वार में क्या होगा, ञ, तो का हलंत, फिर कर, कर को का इसमें आ जुड़ा है और फिर र हलंत और आ। ठीक है, तो इस तरह से संकर का विश्लेषण होगा। इसी तरह से आपको करना है अस्पृश्य का। अस्पृश्य का तो आ सा आधा है यानी कि सा हलंत है, सा, उसके बाद में प, फिर रे, रे तो स्वर है, इस पर हलंत नहीं लगाएंगे, रे, फिर स और या और फिर आ। ठीक है, तो इस तरह से विश्लेषण करना आना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रयोग है आगे जब आप संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार आपने हिंदी वर्णमाला को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। स्वर, व्यंजन, अयुग्मा, द्वत्त शब्द क्या होते हैं, और इसके अलावा शब्द विश्लेषण में थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें। ठीक है, अगर इस पूरे वर्णमाला को आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको हाथ से लिखा हुआ पूरा नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला का केवल। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद।